हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जियोग्राफी। जी हाँ बाबू, जिसको हम लोग हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है कि भूगोल के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम बिहार बोर्ड के जियोग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 2। अब आप लोग पूछेगा सर चैप्टर 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1 से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि चैप्टर 1 का जो होता है मानव का प्रकृतिकरण या प्राकृतिकरण का या मानव, ठीक ना। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है, बहुत कम आता है। तो हम सीधा जो कि चैप्टर 2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल और यहाँ से जो कि सारे चैप्टर हम आप लोग को लाइन बाय लाइन कराते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को शुरुआत क्या करना है। तो बहुत सारे जो कि बच्चों का मांग आ रहा था कि सर जियोग्राफी का लेके आइए, सर साइकोलॉजी का लेके आइए, सर इकोनॉमिक्स का लेके आइए। तो हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के सामने अब लेके आया करेंगे, जो कि जियोग्राफी का होगा, साइकोलॉजी का होगा, सोशोलॉजी का होगा, ठीक ना। और भी सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके। तो हम शुरुआत करते हैं आज हम बिहार बोर्ड जियोग्राफी के बारे में, ठीक ना। तो देखिए विश्व की शुरुआत जियोग्राफी को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है कि विश्व का जियोग्राफी और एक इंडियन जियोग्राफी। तो विश्व की जियोग्राफी में हमें जो पढ़ना है, ठीक ना, विश्व के जियोग्राफी में पढ़ना है विश्व की जनसंख्या। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि विश्व की जो कॉन्टिनेंट है, मतलब कि जो महादेश है, उसमें कितनी जनसंख्या है, ठीक है। किस महादेश में कौन सी कितनी जनसंख्या है, किस देश में की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस देश की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। दूसरा पढ़ना है कि वृद्धि, किस देश की जो जनसंख्या है वृद्धि सबसे ज़्यादा कर रही है, और किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कर रही है, ठीक है। 2 होता है बाबू, एक होता है वृद्धि और एक होता है वृद्धि दर, दोनों में अंतर होता है, आगे बताएंगे, ठीक है। एक होता है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि किस देश का घनत्व सबसे ज़्यादा है और किस देश का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। तो इसमें हम आप लोग बताएंगे कि किस महादेश का घनत्व सबसे ज़्यादा है, किस देश का घनत्व सबसे ज़्यादा है और किस देश का सबसे कम है, ठीक है। दूसरा क्या है, चौथा है संगठन। हमको सबसे लास्ट में संगठन के बारे में पढ़ना है। संगठन का मतलब होता है कि जो देश में जो लोग रह रहे हैं, तो भाषाई संगठन के आधार पर कितने लोग हैं, धार्मिक संगठन के आधार पर कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये संगठन, नगरीय संगठन के आधार पे कितने लोग हैं, ग्रामीण संगठन के आधार पे कितने लोग हैं, तो ये चीज़ हमें पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को बताइए, ठीक ना। विश्व में जो जनसंख्या जो वितरण का जो प्रारूप है उसको बताना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। असमान का मतलब होता है कि यह एक समान वितरित नहीं है। विश्व में आप देखिएगा, विश्व का वर्ल्ड मैप उठाकर, ठीक ना, आप मैप उठा के देखिएगा, तो उसमें जो जनसंख्या का जो वितरण है, ठीक ना, वो असमान है। जैसे हम बताते हैं कि चाइना में एक अगर देखिए, अगर चाइना की हम बात करें अभी की जनसंख्या, अभी 2021 की जनसंख्या की बात करें, तो चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 141 करोड़, 141 करोड़, ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हैं अभी की जनसंख्या, तो 139 करोड़ है, ठीक है, 139 करोड़ है। तो ये जनसंख्या कितना कम है, ठीक है। अगर अमेरिका की बात करें तो 36 करोड़ है, ठीक है। तो कितना कम जनसंख्या है, माने कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो वही बताते हैं कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, ठीक है। और एक बहुत बड़े विद्वान थे जॉर्ज बी क्रेसी, ठीक ना, जॉर्ज बी क्रेसी, ठीक है। जॉर्ज बी क्रेसी ने लिखा है कि एशिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक ना, एशिया में लिखा है कि एशिया में ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक हैं जहां जनसंख्या कम है, ठीक ना, तथा ऐसे क्षेत्र कम हैं जहां जनसंख्या अधिक है। यह कथन पूरे विश्व पर लागू होता है। जॉर्ज बी क्रेसी बताते हैं कि एशिया में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि विश्व में 7 महादेश हैं, ठीक ना, 7 महादेश है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम जनसंख्या की बात करें तो एशिया के पास है, ठीक है। एशिया के पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो फिर भी वो जॉर्ज बी क्रेसी बताते हैं कि मान लीजिए ये एशिया हो गया, ठीक है, ये एशिया हो गया। तो इसमें बताते हैं कि एशिया में एशिया में ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक हैं, ठीक ना। ऐसे क्षेत्र, मान लीजिए कि इस क्षेत्र को 2 भाग में बांट दीजिए, ठीक ना। इसको थोड़ा कलरेट कर दीजिए, ठीक है, कलरेट कर दीजिए। इसको मान लीजिए कि हम कलर कर दिए, ये टोटल एशिया है, इसमें का हम जो कि 75% भाग जो है कि हमने कलर कर दिया। अब जॉर्ज बी क्रेसी बताते हैं कि एशिया में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जनसंख्या बहुत कम है। तो मान लीजिए कि जनसंख्या आपका इतना ही है, ठीक ना, इतना ही जनसंख्या है। क्षेत्र देखिए कितना अधिक है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। अब फिर बताते हैं कि ऐसे क्षेत्र बहुत कम है। देखिए जैसे ये उजला वाला जो है कि छूट गया, ठीक ना, ये उजला वाला भाग, ये वाला। तो ऐसे क्षेत्र बहुत कम है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि भारत और चाइना का ही मिलाकर जो है कि 250 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो 9 1 10 9 1 10 4 3 7 1 8 1 1 2 280 करोड़ जनसंख्या आपका यही हो गया,
280 करोड़ जनसंख्या आपका चाइना और भारत का ही मिला के हो गया। तो कहीं ना कहीं जॉर्ज बिक्रेसी का जो है कि बात वो सत्य साबित होता दिखाई देता है। तो ये बताते हैं कि यह पूरे विश्व में लागू होता है, और सच में पूरे विश्व में लागू होता है। पूरे विश्व में जनसंख्या असमान है। पूरे विश्व में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है लेकिन क्षेत्र कम है, और क्षेत्र बहुत अधिक है लेकिन जनसंख्या वहाँ पे कम है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में 90% जनसंख्या 10% स्थल पर वास करती है, ठीक ना। वर्तमान में क्या है कि 90% जो जनसंख्या है पूरे विश्व का, वो 10% हिस्सों पे ही वास करती है। मतलब कि टोटल पृथ्वी के 10% जगह पे ही 90% जो है कि 90% लोग वास करते हैं, ठीक ना। फिर हम आगे बताते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या 762 करोड़ है। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है बाबू, ज्योग्राफी में याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है ज्योग्राफी के कि विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है। तो विश्व की कुल जनसंख्या 762 करोड़ है, मतलब कि 7 अरब, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जॉर्ज बिक्रेसी ने क्या कहा था। जॉर्ज बिक्रेसी ने कहा था, देखिए आप लोग को यहाँ जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो ऐसे आएगा, एशिया में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, अधिक क्षेत्र हैं जिसमें जनसंख्या कम है, और बहुत ऐसे क्षेत्र कम है जहां जनसंख्या अधिक है। ये उक्त कथन किसका है? तो किसका है? जॉर्ज बिक्रेसी का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि कितने महादेश हैं और उस महादेश में कितनी जनसंख्या है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए यहीं पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि विश्व के जो कि महाद्वीपीय स्तर पर जनसंख्या कितना है, किस महाद्वीप का कितनी जनसंख्या है, और उसके बाद से विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछता है कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक ना। निम्न में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे तभी तो लिख पाएंगे, ठीक है। तो हम शुरुआती चर्चा करते हैं महाद्वीपीय स्तर पर जनसंख्या की, ठीक है, कि किस महाद्वीपीय स्तर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं महाद्वीपीय स्तर पे, तो एशिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है जो कि 453 करोड़ है, ठीक ना। और अफ्रीका की बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका की जनसंख्या आपका है 128 करोड़, जो कि एशिया के बाद सेकंड नंबर स्थान पे इसका आता है, ठीक है। तीसरा आता है यूरोप की जनसंख्या है 74.6 करोड़, ठीक ना। 74.6 करोड़ इसका जनसंख्या है। चौथा नंबर पे आता है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, ठीक है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन मतलब कि जो दक्षिणी अमेरिका है और उसके ऊपर का जो द्वीप है वो मिला के उसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। तो उसका टोटल जनसंख्या है 64 करोड़, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आपका अमेरिका आता है और कनाडा आता है, तो उसकी जनसंख्या है 36 करोड़, ठीक है। और सबसे 6 नंबर है ओशिनिया, ठीक ना। ओशिनिया बाबू किसको बोलते हैं? तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो उसके आसपास के जो द्वीप होते हैं उसको मिला के ओशिनिया बोलते हैं, और उसकी टोटल जनसंख्या है 6 करोड़। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि महाद्वीपीय स्तर पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया की जनसंख्या है, ठीक है। एशिया की जनसंख्या 453 करोड़, अफ्रीका का 128 करोड़, ठीक ना। तो ये पूछेगा कि सब एशिया की महाद्वीपीय स्तर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो एशिया का है, कितना है? 453 करोड़। और सबसे कम किसका है? तो ओशिनिया का है 4 करोड़, ठीक ना। सेकेंड नंबर पर कौन आता है? तो अफ्रीका आता है 128 करोड़ जनसंख्या लेकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विश्व के 5 सर्वाधिक वाले देश, सर्वाधिक जनसंख्या जिनके पास है। सबसे पहले आता है चाइना, चीन, जिसके पास देश का 139 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। जिसके पास देश का 39 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ एक जगह नहीं मिला तो हम आप लोग को बता देते हैं कि यह पूरे विश्व का 18.3% जनसंख्या लेके बैठा हुआ है, ठीक है। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे रहिएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। चीन की जनसंख्या कितना है? 139 करोड़ है, और यह पूरे विश्व की 18.3 जनसंख्या लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर हम भारत के सेकेंड नंबर पर आता है आपका भारत, आपका नहीं हमारा भारत, ठीक ना, हम सभी का भारत, ठीक ना। जो मिल के इसको हम लोग इतने मेहनत करके इसको 2 नंबर स्थान पर लाए हैं, तो ऐसा इसका स्थान कीजिए कि 1 नंबर पे आ जाए, ठीक ना। तो ऐसा कभी मत कीजिए आप लोग, ठीक ना। इसको जितना हो सके इस जनसंख्या को रोकने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। तो 2 नंबर पे आया है भारत के पास अगर अब के अकॉर्डिंग माने तो 137 करोड़ जनसंख्या, ये 2018 के अकॉर्डिंग है 137 करोड़। अगर हम 2021 के अकॉर्डिंग मानेंगे तो 139 करोड़ जाएगा। लेकिन एक बाबू ध्यान रखना है आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में जनसंख्या जो है कि जनगणना जो कि 10 वर्ष के बाद होता है, ठीक है। तो पहली जनगणना 1872 में हुआ था, जो कि
पूर्ण तरीक़ा से नहीं हुआ था। उसके बाद से 1881 में जो कि पूर्ण तरीक़ा से हुआ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछेगा 2021 के अकॉर्डिंग पूछेगा। तो अभी 21 में जो कि जनगणना तो हुआ नहीं है, होगा लेकिन ज़रूर होगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भारत में 137 करोड़ जनसंख्या 2 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम USA भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक ना। हाँ, वही अमेरिका जो जापान को पूरा तबाही मचा दिया था, ठीक है। ये 32 करोड़ जनसंख्या लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तीसरा में आता है इंडोनेशिया, ठीक ना, सॉरी चौथा में आता है इंडोनेशिया, जो कि 26 करोड़ जनसंख्या लेकर बैठा हुआ है इंडोनेशिया, जिसमें जावा द्वीप आता है, बर्निया द्वीप आता है, कोलो द्वीप आता है, ठीक है। अब आते हैं ब्राज़ील, ठीक ना। ब्राज़ील के पास 20 करोड़ जनसंख्या है, ठीक ना। हाँ बाबू, ब्राज़ील जो कि आपके दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, जिसमें आप लोग को अमेज़न सबसे बड़ा जंगल है, ठीक है, ब्राज़ील। तो इस ब्राज़ील की बात करें तो इसमें 20 करोड़ की जनसंख्या है। और सेम पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान की भी जनसंख्या कितना है, 20 करोड़ है। तो हमने 6 इंपॉर्टेंट देश आपको बता दिए जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। हमने आपको बताया कि किस महादेश की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है। तो एशिया का 453 करोड़, यहाँ पे चाइना का 139 करोड़, सेकेंड पे है अफ्रीका 128 करोड़, भारत 137 करोड़, ठीक है। तो ये जनसंख्या आप लोगों का बता दिए। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व बताने जा रहे हैं। क्या जनसंख्या घनत्व, कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बाबू, हमने बताया कि जनसंख्या घनत्व अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या जनसंख्या घनत्व पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका डिफिनेशन हम नहीं लिखे हैं, हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में समझाते हुए जा रहे हैं, ठीक ना, समझाते हुए जा रहे हैं, सब कुछ समझाते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप लोग को बता दें कि किसी क्षेत्र में, ठीक ना, कह रहा है कि किसी प्रदेश के क्षेत्र में तथा जनसंख्या में, ठीक ना, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में जो पारस्परिक अनुपात होता है, ठीक ना। अनुपात का मतलब आप लोगों को क्या होता है, कि कह रहा है कि किसी प्रदेश के क्षेत्रफल में, ठीक ना, किसी प्रदेश के क्षेत्रफल में तथा उसके जनसंख्या में, ठीक ना, उसके जनसंख्या में जो पारस्परिक अनुपात होता है, इसी को अनुपात बोलते हैं, ठीक ना। अनुपात होता है, उसे ही हम घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक ना। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या बताता है, ठीक ना। जनसंख्या घनत्व बताता है कि एक प्रदेश में, ठीक ना, एक प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक ना। जनसंख्या घनत्व क्या बताता है कि एक प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं। तो ये जो है कि जनसंख्या घनत्व बताता है। जनसंख्या घनत्व को अगर बताएं तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अंकगणितीय घनत्व, ठीक ना। क्या होता है, अंकगणितीय घनत्व, जो कि हमको 12th क्लास में पढ़ना है, अंकगणितीय घनत्व, ठीक ना। तो हम लोग को ये जो उसका फार्मूला है, ठीक ना, अंकगणितीय घनत्व का यह फार्मूला है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। अगर जनसंख्या घनत्व का परिभाषा है लिखने को तो लिखिएगा कि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल तथा उसके जनसंख्या के पारस्परिक अनुपात को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व यह प्रदर्शित करता है कि उस प्रदेश के 1 किलोमीटर के एरिया में, मतलब कि प्रति इकाई क्षेत्रफल के एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जनसंख्या घनत्व हो गया। जनसंख्या घनत्व को 4 भागों में बांटा गया है, अंकगणितीय घनत्व और आपका आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू कृषि घनत्व, ठीक ना, कृषि घनत्व, कृषि घनत्व, क्योंकि ये बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा हुआ है कि कृषि घनत्व किसे कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा कृषि घनत्व में क्या होता है, कृषि घनत्व में होता है कि प्रदेश की कृषि भूमि के क्षेत्रफल, ठीक ना, जो हमारे जो प्रदेश है उसके जो कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जिसमें सिर्फ कृषि ही होता है, कृषि क्षेत्र घनत्व किसे कहते हैं, कि प्रदेश के कुल कृषि भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना। क्या है कि प्रदेश के कुल कृषि भूमि का क्षेत्रफल तथा कृषि कार्य में लगी जनसंख्या, ठीक है। हम लोग क्या क्या लिखेंगे,
देखिए कृषि घनत्व क्या दर्शाता है। कृषि घनत्व यह दर्शाता है बाबू कि किसी प्रदेश में, ठीक ना, किसी प्रदेश में जो कृषि में संलग्न जनसंख्या है, मतलब कि ऐसी जनसंख्या, ऐसे लोग जो कि केवल कृषि काम ही करते हैं, ठीक ना। अब कृषि में संलग्न जनसंख्या में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? यदि किसी के व्यक्ति, ठीक ना, यदि किसी के व्यक्ति यदि किसी के घर का कोई भी व्यक्ति कृषि में लगा हुआ है तो उसके घर के सारे व्यक्ति कृषि में आ जाएंगे, ठीक ना। उसके घर के सारे व्यक्ति किस में आ जाएंगे? कृषि में आ जाएंगे। तो कृषि संलग्न में जनसंख्या, ठीक ना, कृषि में संलग्न जनसंख्या वैसे व्यक्ति जो लोग कृषि कार्य करते हैं वो, और उस प्रदेश में कृषि योग्य जो भूमि है, ठीक ना, उसको हम लोग अनुपातिक में कर देंगे तो कृषि घनत्व निकल जाएगा। तो कृषि घनत्व का परिभाषा आपका हो जाएगा कि ऐसे क्षेत्र किसी प्रदेश का, ठीक ना, किसी प्रदेश में संलग्न कृषि जनसंख्या, ठीक ना, किसी प्रदेश में संलग्न जनसंख्या कि कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपातिक हो, उसे हम कृषि घनत्व कहते हैं, ठीक ना। कृषि घनत्व को निकालने का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि कृषि में संलग्न जनसंख्या तथा कुल कृषि योग्य भूमि, ठीक ना। तो आप लोग का कृषि घनत्व निकाल के आ जाएगा। ये लघुत्तर ये क्वेश्चन में पूछता है बिहार बोर्ड में, पक्का है कि 3 या 5 नंबर का आएगा और आपको दे के जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम आप लोगों को शुरुआत करते हैं, ठीक ना, कि विश्व में जनसंख्या घनत्व है, ठीक ना, कि विश्व के जो जनसंख्या घनत्व है, जैसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये तो घनत्व पढ़ लिए। घनत्व का क्या मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि हमने जनसंख्या घनत्व बताया कि जनसंख्या घनत्व पर परिभाषा कैसे लिखना है कि किसी प्रदेश में रह रहे जनसंख्या तथा उस प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का अनुपातिक पारस्परिक अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से कृषि घनत्व भी आता है, ठीक है। तो हमने ये बता दिया आप लोगों को, लेकिन अकॉर्डिंग हमारी बात सुनिएगा तो बिहार बोर्ड हमेशा यही पूछता है, जनसंख्या घनत्व, और एक पूछता है कृषि घनत्व, ठीक ना। तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर देंगे, जनसंख्या घनत्व पर। जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं कि किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस देश की जनसंख्या सबसे कम है, किस महादेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और किस महादेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहले बात कि बाबू आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक ना। हम आप लोग का कोई भी कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना, हम बता रहे हैं, हम कोई भी कमेंट आप लोग का नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में दे दीजिए। जब आप लोग वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो हमें समय मिलेगा, हम कमेंट पढ़ेंगे। हाँ, सबका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक ना, सबका कमेंट पढ़ते भी हैं, जिसका रिप्लाई देने वाला होता है उसको रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक ना, दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सारे बच्चों के पास मतलब कि सब्जेक्टिव भी पहुँचे, ऑब्जेक्टिव भी पहुँचे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तैयारी सबकी कराई जाएगी, ठीक ना। और धैर्य बनाए रखिए, हम साइकोलॉजी का भी वीडियो लेके आएंगे, ठीक ना। साइकोलॉजी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का तो खैर सब आएगा, ठीक ना। आप लोग बस बने रहिए, ठीक है। हेलो, तो देखिएगा अब यहाँ पे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विश्व की जनसंख्या घनत्व, ठीक ना, विश्व के जनसंख्या घनत्व के बारे में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है। तो सबसे ज़्यादा में पहला हो जाएगा बांग्लादेश 1240, भारत 455, जापान 347, चीन 148। इन देशों की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा बिहार बोर्ड कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश, भारत, जापान, चीन। तो बांग्लादेश का 1240 है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? बांग्लादेश की है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या घनत्व है? बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद से भारत का 455, उसके बाद जापान का 347, फिर चीन का आता है 6 नंबर पे, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं 4 नंबर पे, ठीक ना, क्योंकि चीन का ज़रूरी है, क्योंकि चीन का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो चीन का ये जानना ज़रूरी है कि इसका जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर हम बात करते हैं सबसे कम की, ठीक ना, कि सबसे कम किसकी जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया का, जिसका 3 है, ठीक ना। उसके बाद आता है रूस का, जिसका 9 है, ठीक है। किसका आता है? ऑस्ट्रेलिया का, जिसका 3 है। उसके बाद आता है रूस का, जिसका 9 है। उसके बाद आता है ब्राज़ील का, जिसका 25 है। उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसका 36 है। क्या है? जिसका 36 है। तो हेलो गाइज, आप लोगों ने ये जान लिया कि विश्व में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका है। तो बांग्लादेश का 1240, भारत का 455, जापान का 347। अगर हम बात करें चीन की तो 148 है इसकी जनसंख्या घनत्व। अगर हम सबसे कम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का 3 है, रूस का 9 है, ब्राज़ील का 25 है, संयुक्त राज्य का अमेरिका का 36 है। तो आप अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप इसको लाइक कीजिए, ठीक है। और हमारे द्वारा जो कि पैड कोर्स चलाया गया है, पैड कोर्स, ठीक ना, जो कि पैड कोर्स चलाया गया है, जो कि हम बच्चों को पैड कोर्स में भी पढ़ाते हैं, जो कि आप लोग का ज़्यादा नहीं है, आप लोग
कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक ना। 7369973124, ठीक ना। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर जिन बच्चों को पेड कोर्स हमारा लेना है, ठीक ना, जिन बच्चों को हमारा पेड कोर्स लेना है सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तभी समय है, आप लोग आके ज्वाइन कीजिए। 7369973124 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, ठीक ना। तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो है कि हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप आइए, बिहार बोर्ड की तैयारी आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी, ठीक ना। तो आइए आगे देखते हैं, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं, ये आप लोग का हो गया, ठीक ना, जनसंख्या घनत्व। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या क्या कारण है जिससे जनसंख्या जो प्रभावित होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आखिर क्यों लोग उस स्थान पर ज़्यादा पाए जाते हैं, इस स्थान पर कम पाए जाते हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि बिहार बोर्ड बहुत बार इसको पूछा है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको कई बार सब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, और भी 5-5 नंबर का, ठीक है। तो ये देखिएगा, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखिएगा 2 फैक्ट होते हैं, ठीक ना। पहला है आपका भौगोलिक कारक, ठीक ना, भौगोलिक कारक, तथा दूसरा है आर्थिक कारक। यही 2 फैक्ट हैं, मतलब कि आगे भी कई फैक्ट हैं जैसे कि सांस्कृतिक है, ठीक ना, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, ठीक ना, भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक, ठीक ना। अगर हम भौगोलिक कारक की बात करते हैं तो भौगोलिक कारक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जल, दूसरा भू आकृति, तीसरा मृदा, चौथा जलवायु। मतलब कि भौगोलिक कारण क्या क्या है, मतलब कि भूमि या फिर भूमि से संबंधित कारक क्या क्या है, प्रकृति से संबंधित कारक क्या क्या है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने के कारक, जैसे हमने आपको बताया कि कहीं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कहीं की जनसंख्या सबसे कम है, कहीं की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और कहीं की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो आखिर क्या कारण है कि उधर क्षेत्र में ज़्यादा लोग रह रहे हैं और इस क्षेत्र में सबसे कम लोग रह रहे हैं। तो देखिएगा, इसका भौगोलिक कारण है कि जल, सबसे पहले है जल। तो हम अगर जल की बात करेंगे तो जल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जल जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग उस क्षेत्र में बसना चाहते हैं, ठीक ना, लोग उस क्षेत्र में बसना चाहते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो, ठीक ना, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो और जल की जो उपयोगिता होता है, नहाने में, खाने में, पानी पीने में, स्नान करने में, कपड़ा धोने में, हर जगह जो है कि जल का उपयोगिता करते हैं। तो लोग वहाँ बसना चाहते हैं जहाँ जल की उपयोगिता हो। तो हमें सब्जेक्टिव में भौगोलिक कारक लिखकर, जल लिखकर और उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक ना, सबके बारे में डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हमें 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। पहले आप लोग लिखिएगा भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण में जल लिखिएगा, ठीक ना, ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से उसका उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों का जो है कि ये रहता है कि सर हम एग्ज़ाम में ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। नहीं, आप लोग ब्लैक और ब्लू दोनों पेन यूज कर सकते हैं, विथआउट आप लोग रेड पेन का, ठीक ना। रेड पेन आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, रेड पेन कोई यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ब्लैक पेन से हमेशा आप लोग टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक, ठीक ना। ये सब भौगोलिक कारण, ये एक टॉपिक हो गया, तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर इसमें एक टॉपिक है जल, तो जल को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर इसका आंसर हम ब्लू पेन से लिखेंगे। ऐसा क्या होगा कि ऐसे करने से क्या होता है कि लिखावट अच्छा होता है और सेट जाता है, एकदम हाईलाइट हो जाता है, ठीक ना, कि जल के बारे में बंदा लिख रहा है, ठीक ना, तो नंबर थोड़ा बढ़िया मिल जाता है कि अच्छा से लिखा है। तो जल के बारे में बात करेंगे तो जल जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग वहाँ बसना चाहते हैं जहाँ जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, क्योंकि जल का उपयोग कृषि में, खेती में, खाना बनाने में, पीने में, स्नान करने में, सब जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी जल की उपलब्धता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भू आकृति की, ठीक ना। अगर हम जल की बात करते हैं तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, कि विश्व की प्रमुख मैदानी व नदी घाटी क्षेत्रों में जनसंख्या की संघनता पाया जाता है, ठीक ना। माने अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यह पूछता है बिहार बोर्ड कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, तो मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है और नदी घाटी क्षेत्रों में। तो मैदानी क्षेत्र वहीं पाए जाएंगे जहाँ नदी घाटी क्षेत्र रहेगा, ठीक ना। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, मैदानी भागों में, ठीक ना। और विश्व में सबसे बड़ा मैदानी भाग आपको पता है जो गंगा का है, ठीक ना, गंगा का, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। आते हैं भू आकृति के बारे में, ठीक ना। विश्व की समतल जो भूमि होती है, ठीक ना, विश्व के समतल मैदानी भाग में सामान्यतः लोग सघन पाए जाते हैं। सघन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मैदानी भागों में। क्या करें कि समतल भूमि, ठीक ना, और समतल भूमि बोल रहा है, ठीक ना, कि विश्व के समतल मैदानी भागों में सामान्यतः लोग सघन पाए जाते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि,
फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दिशाएं रखती है। अब मान लें कि ज़मीन बहुत समतल है, ठीक ना। समतल का मतलब कि बराबर है, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो आप मतलब कि उद्योग का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसलिए लोग मैदानी क्षेत्रों में भागने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हम अपना घर अच्छा से बना पाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, समतल भागों में। जैसे आप लोगों को पता है कि समतल भाग में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, ठीक है। दूसरी ओर पहाड़ी का जो क्षेत्र होता है, ठीक ना। अब जो ये तो समतल भाग हो गया, पहाड़ी का जो क्षेत्र होता है तो पर्वतीय क्षेत्र इस दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है। आप पर्वतीय क्षेत्र में घर अच्छा से नहीं बना पाएंगे, ठीक ना। तो आपको पता है ना कि जम्मू कश्मीर में या फिर ठंडी इलाकों में जो घर होते हैं वो ऐसे 3 कोना होते हैं, ठीक है। ऐसे 3 कोनिया होते हैं क्योंकि उनमें चौबीसों घंटा 24 मतलब कि 12 मास जो है कि बर्फबारी होती रहती है, जिससे क्या होता है कि बर्फ़ गिरेगा तो फिसल के नीचे आ जाएगा। अगर वैसे हम लोग की तरह अगर छत ऐसे बना दिए तो बर्फ़ गिरेगा तो छत पे गिरेगा और फिर वो छत पे ही रह जाएगा, तो हमारे घर टूट जाएंगे। तो इसलिए वहाँ जो कि घर भी अच्छा से नहीं बन पाता है, वहाँ उद्योग भी नहीं हो पाता है, वहाँ कृषि भी नहीं हो पाती है, तो वहाँ लोग रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, इस कारण क्षेत्रों में कम जनसंख्या मिलती है, इसी कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कम जनसंख्या मिलती है, ठीक है। तो ये आपका भू आकृतिक क्षेत्र हो गया, ठीक ना। अगर हम मृदा की बात करते हैं, मृदा मतलब होता है मिट्टी की बात, ठीक ना। देखिए आप लोग को एक एक ऑप्शन फिर देख, कॉपी कलम से लिख लीजिएगा, ठीक ना, कि भारत में गंगा का जो मैदान है विश्व का सर्वाधिक संघन भाषा क्षेत्र है, ठीक ना। भारत में जो गंगा का जो मैदान है ना वो बहुत ही संघन भाषा क्षेत्र है। आइए हम मृदा की बात करते हैं, तीसरा नंबर मृदा की बात करते हैं, ठीक ना। मृदा में क्या है कि कृषि एक ऐसा पदार्थ है, सॉरी, कृषि एक ऐसा कार्य है, ठीक ना। तो जितने, देखिए पहले बात की, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक ना, जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग ऐसे ही सब्जेक्टिव कोर्स पढ़ने के लिए, ठीक ना, सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप लोग हमारा पैड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। पैड कोर्स आप लोग को इस नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, मिल जाएगा 7369973124, ठीक ना। आप लोग को कुछ चार्जेस लगेंगे, एडमिशन चार्ज, ठीक ना, बाकी सब आप लोग को व्हाट्सअप कीजिएगा, पता चल जाएगा। ज़्यादा चार्ज नहीं है, आपको 499 रुपया है, ठीक ना, 499 रुपया ओनली, ठीक ना। और सभी आप लोगों को यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है, पैड कोर्स, ठीक है। तो आइए हम फिर से शुरू करते हैं मृदा के बारे में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि कृषि एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य को वास्तविक भोज्य पदार्थ प्रदान करता है, ठीक ना। जो कृषि है वो क्या करता है कि मनुष्य को वास्तविक भोज्य जो है कि प्रदान करता है, ठीक ना। इस प्रकार विश्व के अधिकांश लोग क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। विश्व के जितने भी लोग हैं या तो भोजन अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से जो कि भोज्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसलिए ये मिट्टी में जो कि यह भोज्य पदार्थ कहाँ से निकलती है, मिट्टी में। तो लोग वहाँ ज़्यादा बसना पसंद करते हैं जहाँ की मिट्टी अच्छी होती है और उपजाऊ क्षेत्र की होती है, ठीक है। तो मृदा हो गया। अगर हम जलवायु की बात करें, जलवायु का मतलब होता है कि मौसम या फिर बदलती हुई जलवायु होती है, बदलती हुई मौसम, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जलवायु, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जलवायु जो है कि जनसंख्या वितरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो महत्वपूर्ण है जनसंख्या वितरण को, ठीक है, लेकर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो जलवायु जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। अधिक गर्म तथा अधिक ठंड भूभाग माने कि मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या होता है कि अधिक ठंड, ना तो अधिक ठंड और ना ही अधिक गर्मी किसी को बर्दाश्त होती है, ठीक ना। अगर आपको, जैसे हम लोग भारतवासी, हम लोग जब ज़्यादा ठंड पड़ता है तो क्या करते हैं, अब घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, फिर से स्वेटर गर्म चीज़ जो कि ओढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ का मतलब कि गर्म ठंडी की बात करते हैं। ज़्यादा गर्मी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खोजने लगते हैं यार किसी छाँव जगह पे चला जाए। तो हम लोग ना ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा गर्मी, तो हम लोग को सामान्य मौसम चाहिए, ठीक है। तो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक ना। तो चलिए अब इसके पीछे हम बात करते हैं आर्थिक कारक के बारे में, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बारे में, ठीक ना। अगर हम नगरीकरण के बारे में बात करते हैं कि लोग क्यों नगरीकरण की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक ना। ये तो हो गया कि लोग कहाँ कहाँ नगर चाहते हैं। आर्थिक कारण कि किस चीज़, आर्थिक का मतलब होता है कि रुपये पैसों, ठीक ना, रुपया पैसा, मतलब कि जीवन अच्छा व्यतीत हो, यही होता है आर्थिक कारण, ठीक ना। मतलब कि इंसान वहाँ जाना चाहता है जहाँ उसको कोई कुछ काम करके उसको इतना रुपया ज़रूर मिल जाए ताकि वो अपनी जीवन सर्वाइव कर सके, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा नगरीकरण की अगर हम बात करते हैं तो नगरीकरण में क्या होता है कि अच्छी नागरिक सुविधा होती है, लोग अच्छे से जीवन यापन करते हैं, एक अच्छी सोसाइटी मिलती है, तो इसलिए लोग नगरीकरण में जाना पसंद करते हैं। दूसरा कि रोज़गार का अधिक साधन होता है, रोज़गार का नगर में क्या होता है कि रोज़गार का अधिक साधन होता है, इसलिए जो लोग जो है कि
जाना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा करते हैं कि नगरीय जीवन, यहाँ पे नगरीय जीवन के लिए लोग जाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, अच्छी चिकित्सा के लिए जाना चाहते हैं, तो ये है नगरीकरण। अगर हम औद्योगिकरण की बात करें तो रोजगार के कारण लोग जो है कि औद्योगिकरण की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि था आपका जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ठीक ना। तो आप लोगों को पता है कि जनसंख्या घनत्व के जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास, ठीक ना। तो इसके बारे में हम अभी डिफाइन करके बताएंगे आप लोग को। क्लास के सेशन में बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। जो लोग नए हैं कीजिए, और जो लोग सुन रहे हैं वो पैड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए ऐसी वीडियो से पढ़ने के लिए, ठीक ना। पैड कोर्स 7369973124 कॉल कीजिए और पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्लास चालू हो चुका है। चलिए आगे हम आप लोग आते हैं, ये बताते हैं आप लोग को कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ठीक ना। जनसंख्या परिवर्तन के घटक के बारे में हम बताते हैं आप लोग को। सारे लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक ना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है। और सेंटअप एग्ज़ाम तो देखिए, एडमिट कार्ड भी सब मतलब कि अपना रूटीन भी पेश कर चुके हैं सारे कॉलेज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक को, ठीक ना, जनसंख्या परिवर्तन के घटक को अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, हम आप लोग को बताने जा रहे थे, ठीक ना, कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं, ठीक ना। जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं, तो जनसंख्या परिवर्तन के बाबू 3 घटक है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। अब तीनों के बारे में हम आप लोग को डिफाइन करेंगे कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवास क्या है। देखिए बाबू, आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जब भी सब्जेक्टिव को क्लास मेरा लेने बैठिए तभी कॉपी क्रम लेके बैठिए, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम सबका परिभाषा लिखेंगे और उसको बताएंगे, ठीक ना। हम सबके बारे में टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को समझाते जाएंगे, आप उसको हमारी बातें आवाज़ें सुन के समझिएगा, उसको लिखिएगा, यही आप लोग का सब्जेक्टिव का उत्तर होगा, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर हम जन्म दर की बात करते हैं, ठीक ना, तो किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने के लिए, ठीक ना, किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने के लिए जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों कारकों का बहुत योगदान होता है। किसी भी देश की अगर जनसंख्या वृद्धि जो है कि निर्धारित करना है तो उसमें, ठीक ना, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म दर का, ठीक ना। तो हम इसमें अगर जन्म दर की हम बात करते हैं तो जन्म दर होगा कि किसी मानवीय समूह में, ठीक ना, किसी मानवीय समूह में प्रति 1000 व्यक्ति तथा वह प्रति 1000 व्यक्ति में हुए सजीव जन्मों तथा वर्ष के मध्य, ठीक ना, तथा वर्ष के मध्य जनसंख्या के अनुपात को जन्म दर कहते हैं, ठीक ना। कहने का ये मतलब है, ठीक ना, कि किसी मानवीय समूह में, किसी मनुष्यों के समूह में, ठीक ना, 1000 व्यक्तियों पर, ठीक ना, हुए बच्चों के जन्म, ठीक ना, तथा उसी वर्ष के मध्य जनसंख्या को जो है कि हम लोग जन्म दर से गणना करते हैं। तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है, ठीक ना। जन्म दर क्या होता है, वर्ष में जन्मे बच्चे, एक वर्ष में जन्मे बच्चे बटा वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000, ठीक ना। 1000 से क्या होता है कि 1000 हम क्या करते हैं कि गणना करते हैं, क्योंकि 1000 से जो है कि 1000 व्यक्तियों पे हम लोग तुलना कर रहे हैं, ठीक ना। अगर हम मृत्यु दर की बात करते हैं, तो एक वर्ष में मृत व्यक्ति बटा ए वर्ष के मध्य की जनसंख्या इंटू 1000, क्योंकि 1000 पे हम जनगणना करते हैं, ठीक ना। मृत्यु दर के बारे में देखिए क्या लिखना है, ठीक ना, कि किसी मानवीय समूह में होने वाली मृत्यु की संख्या, ठीक ना, किसी मानवीय समूह में होने वाली मृत्यु की संख्या तथा कुल जनसंख्या के मध्य जो अनुपात होता है, एक वर्ष के मध्य जो जनसंख्या का अनुपात होता है, ठीक ना, एक वर्ष में मृत व्यक्तियों की संख्या तथा इसी वर्ष के मध्य की जनसंख्या का अनुपात इंटू 1000, ठीक ना, होता है। मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 व्यक्तियों पर से की जाती है, ठीक ना। इसलिए मृत्यु दर इक्वल टू मतलब कि CDR इक्वल टू एक वर्ष में मृत व्यक्ति बटा वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000, ठीक है। तो ये आपका जन्म दर, मृत्यु दर हो गया, ठीक ना। अब हम बात करते हैं प्रवास की, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेनेट, ठीक ना। प्रवास क्या है, तो एक किसी व्यक्ति, ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा किसी व्यक्तियों का समूह, ठीक ना, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब एक स्थान, ठीक ना, अपने निवास स्थान या, देखिएगा सुनिए, पहले मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों समूह द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन ही प्रवास कहलाता है। मतलब कि अपने किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन, मतलब कि पूर्ण रूप से इसको परिवर्तन कर दिया, दूसरे जगह जाके बस गया, तो यही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। मान लें कि ये है आपका दिल्ली में, ठीक ना,
ये है दिल्ली में और चला गया मुंबई में, ठीक ना, हमेशा के लिए। तो ये क्या कर गया, ये प्रवास कर गया, ठीक ना, क्या कर गया, ये प्रवास कर गया। अपने निवास स्थान को जब लोग बाहर दूसरे स्थानों पर रहने के उद्देश्य से छोड़ते हैं, अगर अपने निवास स्थान को जब लोग बाहर रहने के उद्देश्य से स्थान को छोड़ते हैं तो इस छोड़ने वाले स्थान को उद्गम स्थान कहा जाता है, ठीक ना। इस छोड़ने वाले स्थान को उद्गम स्थान कहा जाता है और जहाँ पे लोग पहुँचते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है, ठीक ना। कौन सा, गंतव्य स्थान कहा जाता है। अब देखिएगा, प्रवास में दो चीज़ होता है, ठीक ना। एक होता है प्रतिकर्षक, ठीक ना, प्रतिकर्ष, और एक होता है आपका अपकर्ष, ठीक है। एक मिनट बाबू, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, ठीक ना। सॉरी, अपकर्ष। देखिए, प्रवास में दो चीज़ होता है, एक होता है प्रतिकर्ष, एक होता है अपकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि जहाँ पे इंसान रह रहा है वहाँ क्या क्या कमी हुई कि वह स्थान छोड़ के चला गया, ये होता है प्रतिकर्ष, ठीक ना। और आकर्षक क्या होता है कि जहाँ पे इंसान रह रहा है तो वहाँ के स्थान उसको क्या देख के वो वहाँ पे गया, क्या उसको अट्रैक्शन कर दिया, ठीक ना। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमको मन के यार हमको दिल्ली जाना, हम पटना में हैं और कितने लोग मेरा नाम पूछते हैं, ठीक ना, मेरा नाम पूछते हैं, सर आपका ही नाम क्या है, तो फिर मान जानिए मेरा नाम है कुलदीप कुमार सैनी, हमारा नाम है सैनी सर, ठीक ना, क्या है, सैनी सर, सैनी सर, ठीक ना, पटना, हम पटना में रहते हैं, ठीक ना, सैनी सर हैं और हम पटना में रहते हैं। मेरा ये नंबर है 7369973124। अभी हम पैड कोर्स चला रहे हैं, तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है कॉल कर दीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ हम देखते हैं कि प्रवास में दो चीज़ होता है, एक होता है प्रतिकर्ष होता है और एक होता है अपकर्ष होता है, ठीक ना। तो प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि जहाँ पे इंसान रह रहा है वहाँ पे कमी क्या क्या आई जो छोड़ के चला गया, ठीक ना। तो प्रतिकर्ष का सुनिएगा कि प्रवास के प्रतिकर्ष के कारण में वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपनी मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे हम ये छोड़ने के लिए बाध्य करता है तो ये प्रतिकर्ष के कारण है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, इसमें बेरोजगारी आता है। जैसे इंसान जहाँ पे रह रहा है वहाँ बेरोजगार होगा, रोजगार नहीं मिलता होगा तो छोड़ के दूसरे जगह पे जाएगा। रहन सहन की निम्न दशाएं होंगी, जहाँ रहता होगा वहाँ पे निम्न दशाएं होंगी, कचरा फैला होगा, टूटी फूटी बस्तियाँ होंगी तो उसको छोड़ देने का मन करता होगा। जलवायु, वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होगी तो छोड़ देगा। महामारी, वहाँ महामारी आई होगी तो छोड़ देगा। तो ये सब किस में आते हैं, प्रतिकर्ष में आते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है या फिर कौन है। तो प्रतिकर्ष में क्या क्या आते हैं, जिसके कारण इंसान छोड़ के भाग जाना चाहता है। बेरोजगारी कहीं रहेगा तो वहाँ कोई नहीं रहेगा, तो प्रतिकर्ष में क्या आता है, बेरोजगारी आता है, रहन सहन की निम्न दशाएं आती हैं, जलवायु आता है और महामारी आता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपकर्ष, ठीक ना। अपकर्ष में कि अपकर्ष क्या क्या, अपकर्ष का मतलब होता है कि जो वहाँ की चीज़ें जो हमको अट्रैक्ट कर दे, हमको आकर्षित कर दे, हमको इस स्थान को छोड़ने को मजबूर कर दी, वहाँ बुलाने को मजबूर कर दी, ठीक ना। याद रखिएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा अपकर्ष की बात हो रहा है, यहाँ दूसरा कोई बुला रहा है वहाँ, ठीक ना, और वहाँ पे दूसरा कोई बुलाता है। सेम चीज़ है, यहाँ वहाँ भी बुलाती है मगर जाने का नहीं, वहाँ भी बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए क्यों लोग चले जाते हैं, ठीक ना, इसी को बोलते हैं अट्रैक्ट पावर, ठीक ना। देखिएगा, अपकर्ष कारक में वे कारक सम्मिलित हैं, ठीक ना। अपकर्ष कारक में वे कारक सम्मिलित होते हैं जो किसी गंतव्य स्थान पर, जहां इंसान जाना चाहता है, गंतव्य स्थान पर बसने के लिए उसे अधिक आकर्षित करते हैं। जैसे काम के बेहतर अवसर, ठीक ना। अपकर्ष कारक में क्या आएंगे, काम के बेहतर अवसर। मान लो कि हम पटना में रहते हैं, हमको दिल्ली से आ जाए कि सर आइए आप दिल्ली में पढ़ाइए, हम आपको इतने रुपए का पैकेज देंगे, हम चले जाएंगे, बहुत अच्छा अवसर है, हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छे चले जाएंगे। पटना में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो चले जाएंगे वहाँ पे, चलो अच्छा है, ठीक है। रहन सहन की अच्छी दशाएं, जहाँ पे रहन सहन की अच्छी दशाएं, मान लें कि हम पटना में रहते हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं नहीं है तो हम दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ हम अच्छी दशाएं देखेंगे, मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, वहाँ मुझे संस्कृति कल्चर अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, तो ये अट्रैक्ट करता है। अनुकूल जलवायु, मान लीजिए कि हम पटना में रह रहे हैं, गर्मी देखिए तो अभी भी गर्मी है माथे पे, हालांकि तो होना ही चाहिए, फैन बंद है तो गर्मी होगा ही, ठीक ना। तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आगे अगर बात करेंगे दिल्ली में अच्छी जलवायु है, चलो चलते हैं, तो चलेगा, तो जलवायु यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। तो आप समझ गए कि प्रतिकर्ष के कारक, प्रतिकर्ष जो छोड़ने पे मजबूर कर दे वो प्रतिकर्ष, आकर्षक जो बुलाने पे मजबूर कर दे वो अपकर्ष, ठीक ना।
तो चलिए अब इसके आगे हमको पढ़ना है, ठीक ना, कि जनसंख्या के दुगुने होने का कारण, ठीक ना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम कुछ आप लोग को लिखाने जा रहे हैं, ठीक ना, बताने जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन और पूछता है बिहार बोर्ड कि विश्व के महाद्वीपों की जनसंख्या में वृद्धि और वृद्धि दर, ठीक ना, मतलब कि किस देश की जनसंख्या में वृद्धि सबसे ज़्यादा है और किस देश के महाद्वीप में जो है कि वृद्धि दर ज़्यादा है, ठीक ना। दो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि विश्व के महाद्वीप में जो है कि वृद्धि, ठीक ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर, ठीक ना। एक नंबर एशिया। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया की टोटल जनसंख्या है बाबू 453 करोड़, ठीक ना, 453 करोड़, ठीक ना। देखिए ये महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो वृद्धि दर हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, जो कि अंतर समझिएगा। वृद्धि का मतलब होता है कि कितना जनसंख्या बढ़ा, और वृद्धि दर का मतलब होता है कि कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, कितने परसेंट की तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले एशिया पे ध्यान देंगे। एशिया का, ठीक ना, एशिया का जनसंख्या है आपका 453 करोड़, ठीक ना, जिसकी वृद्धि अगर बात करते हैं तो 82.2 करोड़ हुआ 10 साल के बीच में, ठीक ना। और 10 साल का अगर हम ग्रोथ निकालते हैं, ठीक ना, तो ये 1.1% की वृद्धि दर से ग्रोथ कर रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक ना। अगर हम दूसरा बात करते हैं तो इसमें आता है अफ्रीका, ठीक ना, दूसरा आता है अफ्रीका। अगर हम अफ्रीका की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या की बात करते हैं तो टोटल जनसंख्या आता है 128 करोड़, ठीक ना। अब इसकी जो जनसंख्या है, ठीक ना, वो है कि 10 साल में 47.6 करोड़ जो है कि बढ़ा, ठीक ना, 47.6 करोड़ जो है कि बढ़ा। लेकिन इसका जो वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है, कितना है, 2.6%। 2.6% की वृद्धि दर से इसका जो है कि जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा आता है यूरोप, ठीक ना। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप की टोटल जनसंख्या है वो 74 करोड़, ठीक ना, जिसकी जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2.3 करोड़ और जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था 0.0%, ठीक ना। अगर हम चौथा पे बात करते हैं अमेरिका और कैरिबियन के, जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि दक्षिणी अमेरिका और उसके अगल बगल के द्वीपों को कैरिबियन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा 64 करोड़, ठीक ना। और इसके जो वृद्धि है वो वृद्धि हो गया था 5.5 करोड़, ठीक ना। और इसकी जनसंख्या वृद्धि हुआ था 0.3%, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ज़्यादा बताना मतलब है कि सभी को बताना उतना पूछेगा तो नहीं, ठीक ना। तो बिहार बोर्ड में हम यहाँ पे बात करते हैं कि एशिया, यहाँ पे ध्यान दें, दो चीज़ से क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, देखना। एशिया जनसंख्या और वृद्धि, सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, देखिएगा सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है एशिया में, 82.2 करोड़ वृद्धि। लेकिन वृद्धि दर कितना रहा, 1.1%। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ, 82.2 हुआ आपका एशिया में। दूसरा देखिएगा अफ्रीका में कितना वृद्धि हुआ, 47.6 करोड़, ठीक ना। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ, तो 2.6 करोड़, ठीक ना, परसेंट, 2.6%। तो देखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ एशिया में और जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा हुआ अफ्रीका में। तो यहाँ आप लोग देखिएगा, तो इसका हम लोग यहाँ देखना जरूरी है कि विश्व के जो महाद्वीप हैं उसमें सब जनसंख्या जो वृद्धि हुआ सबसे ज़्यादा हुआ किसमें, एशिया में, ठीक ना, 82.2 करोड़, ठीक ना। और यहाँ पे इसका 47 हुआ। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक ना, परसेंटेज के हिसाब से कौन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कि ये बढ़ रहा है, अफ्रीका बढ़ रहा है, 2.6 करोड़ बढ़ रहा है, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच, ये मतलब कि ये जानने के लिए। अब हम आप लोग को बताएंगे कि भारत की, विश्व की जो जनसंख्या है वो दुगुना कितने समय में हो जाएगी, ठीक ना, कितने समय में दुगुना जो कि हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बस लाइन पे बने रहिए। देखिए अगर किसी देश की जनसंख्या जो है कि विश्व की जनसंख्या दुगुना करना है, ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं करते हैं,
हम उसके दशकीय वृद्धि दर माने कि 10 वर्षों में जो वृद्धि दर हुआ है परसेंटेज में 70 से उसमें भाग दे देते हैं, ठीक ना। जैसे कि अगर पूछेगा कि एशिया की जनसंख्या की वृद्धि कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा एशिया, तो हम क्या करेंगे, एशिया का कितना बढ़ रहा है 1.1%, तो 70 में हम 1.1 से जो है कि डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि फिर भी हम देख लेते हैं मिटाकर, तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम आप लोग बता रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या दुगुना होने में कितना समय लग सकता है, ठीक ना, और उसका ट्रिक क्या है निकालने का, ठीक ना, कि दुगुना समय होता है तो उसका ट्रिक क्या है निकालने का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विश्व की जनसंख्या दुगुना होने में लगा समय, विश्व की जनसंख्या दुगुना होने में लगा समय, तो इसमें क्या कहा जाता है कि उस जनसंख्या के जो वार्षिक जो वृद्धि दर है, ठीक ना, जो वृद्धि दर निकल के आता है उसमें हम 70 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, 70 से डिवाइड कर देते हैं, 70 से क्या करते हैं, 70 में वार्षिक वृद्धि दर से जो है कि डिवाइड कर देते हैं, वार्षिक वृद्धि दर से जो है कि भाग दे देते हैं। तो विश्व की जनसंख्या देखिएगा, टोटल विश्व की जनसंख्या कितने वर्ष में दुगुनी हो जाएगी, मतलब कि आज है कि 762 करोड़ जनसंख्या है, तो कब जाके 1400 मतलब कि 1500 से ऊपर करोड़ की जनसंख्या चली जाएगी। तो हम विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर बात करें तो विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर है 1.6%, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि 70 में 1.6 से जो है कि भाग करेंगे, जैसे ही हम 1.6 से भाग करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 60.36, ठीक ना, मतलब कि सब मिला के 60 वर्ष, मतलब कि हमारे विश्व की जनसंख्या भी है 762 करोड़ और यह जनसंख्या 1500 करोड़ होने में, ठीक ना, 1500 करोड़ हो जाएगा, 762, ठीक ना, दुगुना होने में 1500 करोड़ जो है कि होने में जो कि 60 साल का समय लगेगा। मतलब कि शुक्रगुजार है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में पूरे विश्व की जनसंख्या को 1500 करोड़ होते हुए देख सकते हैं, ठीक ना। अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का जो है जनसंख्या वो 56 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। मतलब कि आप लोग को पता है कि 2011 के अकॉर्डिंग कितना था, 121 करोड़। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग को 121 करोड़ जनसंख्या लिखना है, ठीक ना। और सॉरी 2021 में तो आप लोग का होगा ही जो है कि जनगणना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपडेट होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है कि पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि 2011 का भी पूछ सकता है, तो अब ये आप लोग को चिंता करना है कि 2011 का क्वेश्चन, 2011 का भी जनगणना याद कर लेना है, ठीक ना, और 2021 का भी जनगणना याद कर लेना है, जो पूछ दे उसका उत्तर दीजिएगा। 2011 में भारत की जनसंख्या थी 121, तो 2011 में थी, तो ये कितने वर्षों के बाद जो है कि दुगुना हो जाएगा, तो मतलब कि 56 वर्षों के बाद दुगुना हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 36 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अगर चीन की बात करें तो यह 135 वर्षों में ही दुगुना हो जाएगा, 135 वर्षों में दुगुना होगा चीन, जबकि इतनी बड़ी जनसंख्या लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट किया, अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बाबू हम लोग बात करेंगे, बिहार बोर्ड जो कि सब्जेक्टिव में पूछता है और ये बहुत अच्छा रैंक देके जाता है, बहुत अच्छा नंबर देके जाता है आप लोग को, कि जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए और उसके सिद्धांत के बारे में बताइए कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या था, ठीक ना। तो देखिएगा, इसमें का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार होता है, हमारी बातों को ध्यान सुनिएगा, उसको आप लोग अपनी भाषा में उत्तर दीजिएगा। सब्जेक्टिव लंबा होना चाहिए उत्तर, सबका उत्तर लंबा होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का महत्वपूर्ण जो आधार होता है, इसका महत्वपूर्ण आधार होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में होने वाले प्राकृतिक वृद्धि, मतलब कि जन्म दर में कितनी वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर में कितनी वृद्धि हो रही है, या फिर जन्म दर में कितना ह्रास हो रहा है, या फिर मृत्यु दर में कितना ह्रास हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसका जो मूल मूल रूप, ठीक ना, इस सिद्धांत का मूल रूप सबसे पहले 1929 ईस्वी में W.S. थॉम्सन ने दिया था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, तो 1929 ईस्वी में जो है कि W.S. थॉम्सन ने दिए थे, ठीक ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1929 ईस्वी में दिए थे और 1945 ईस्वी में F.W. नोटेस्टिन ने इसमें संशोधित किया, ठीक ना, इसमें जो कि संशोधन किया। संशोधन का मतलब होता है कि जो गलती था उसे सुधार किया, ठीक है। अब देखिएगा कि F.W. नोटेस्टिन के अनुसार जननांकीय संक्रमण के 3 सिद्धांत हैं, ठीक ना। कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसके 4 सिद्धांत बताते हैं, कुछ विद्वान इसके 5 सिद्धांत बताते हैं, लेकिन हम किसका मानेंगे? उसी का मानेंगे जो हमने जो प्रतिपादन किया है। तो आप लोगों को पता है कि 1945 में W.F. नोटेस्टिन ने इसका संशोधित किया था। तो इसने बताया कि इसके 3 सिद्धांत हैं। पहला है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मतलब कि प्रथम सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत और तृतीय सिद्धांत, ठीक ना। अब इस सिद्धांत को जानने से पहले हम तो सबसे पहले ये देखते हैं, आप लोग अपने बुक में ये ग्राफ देखते होंगे, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में ये ग्राफ देखे होंगे कि ग्रामीण खेतिहर उच्च जन्म उच्च दर
नगरीय और साक्षर निम्न दर यहाँ है जननांकीय संक्रमण। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक ना। तो इसमें अब बताना है, विद्वान नोटेस्टिंग बताना यह चाहते हैं कि जब तक कोई इंसान ग्रामीण और खेतीय रहता है, ठीक ना, जब तक कोई इंसान ग्रामीण और खेतीय रहता है तब तक उसके इलाके का या उसके घर का या फिर उसके इलाके का उच्च जन्म दर होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक ना। देखिएगा आज भी गांव में जाइएगा तो पता चलेगा कि एक एक इंसान के 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, ठीक ना, कितने को तो 8-8 बच्चे हैं, ठीक है। फिर उसका है उच्च मृत्यु दर, और उस इलाके में उच्च मृत्यु दर भी रहता है। क्यों? क्योंकि अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण खेती है, ठीक ना। असाक्षर यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक ना, असाक्षर मतलब कि लोग साक्षर नहीं है। जब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं है, और जब तक अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं होगी तब तक मृत्यु दर अधिक जाएगा, ठीक ना, और जो कि उच्च जन्म दर बढ़ेगा, ठीक ना। आप लोग को यहाँ क्या पता चला कि जब तक शिक्षा नहीं आएगा तब तक जन्म दर बढ़ता जाएगा, उच्च जन्म दर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे इस ग्रामीण खेतीहर को, ठीक ना, जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत के द्वारा उसे थोड़ा साक्षर बना के, थोड़ा ज्ञान देके, थोड़ा शिक्षा देके हम उसको नगरीय और साक्षर बना देते हैं। जैसे ग्रामीण इलाके को हम लोग नगरीय इलाका बना देते हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों को जब साक्षर बना देते हैं तो इन्हीं लोगों का जो जन्म दर होता है वो निम्न हो जाता है, ठीक है। जन्म दर जो होता है निम्न हो जाता है, मतलब कि कम बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे देखोगे शहरों में किसी का 1 या किसी का 2, यही मैक्सिमम 2, ठीक ना। अब बात करते हैं कि निम्न मृत्यु दर। निम्न मृत्यु दर होता है क्यों? क्योंकि निम्न मृत्यु दर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी होती है, चिकित्सा सुविधा बहुत अच्छी होती है। तो आप लोगों को पता चल गया ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक ना। अब इसमें बात करते हैं कि प्रथम सिद्धांत क्या था और द्वितीय सिद्धांत क्या था और तृतीय सिद्धांत क्या था, ठीक है। तो हम आते हैं प्रथम सिद्धांत पर। प्रथम सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की बात कही जाती है, ठीक ना। इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि में संलग्न मिलती है, ठीक ना। हमने बताया है कि प्रथम सिद्धांत में जो कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर मिलता है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर कब मिलेगा? जब व्यक्ति ग्रामीण और खेतिहर होगा, जब असाक्षर होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश लोग खेती में, कृषि में संलग्न होते हैं, ठीक ना, जिससे कि तथा बड़े परिवारों को परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, ठीक ना। इसी कारण इस अवस्था में उच्च जन्म दर तथा उच्च प्रजननशीलता मिलती है, ठीक ना। दूसरी ओर इस अवस्था के अधिकांश लोग निरक्षर होते हैं, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक ना, जिसके चलते महामारी तथा भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, ठीक ना, भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण इनकी मृत्यु दर भी उच्च होती है। तो ये हमारा प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था में क्या है कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर तभी होगा जब व्यक्ति ग्रामीण और खेतिहर होगा और असाक्षर होगा, ठीक ना। और अभी बात करते हैं हम द्वितीय, ठीक ना। द्वितीय हम इसकी अवस्था को बात करते हैं। द्वितीय अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता जन्म दर उच्च रहती है, ठीक ना, लेकिन समय के साथ साथ उनमें धीमी से गिरावट शुरू हो जाती है, ठीक ना। क्या होता है कि शुरुआत में इसकी जो जन्म दर है वो ज़्यादा होती है, ठीक ना। मतलब शुरुआत में क्या होता है कि देखिएगा, आप लोग अगर बात देखिएगा तो अपने दादा दादी का उठाइएगा, ठीक ना, दादा दादी का, ठीक ना, जो आज से 1980, जिनकी शादी 1975 के बाद हुई, ठीक ना, उनकी शादी हुई तो 8-8 बच्चे, मतलब कि दादा के दीदी के 8-8 7-7 बच्चे, ठीक ना। उसके बाद अपने पिताजी का उठाइएगा, पिताजी का कितना 4-4 3-3 बच्चे। उसके बाद से अब मॉडर्न लोगों का उठाइएगा तो 2-2 या 1-1 बच्चे, ठीक है। तो द्वितीय में क्या हुआ कि द्वितीय में शुरुआत में प्रजनन की जो क्षमता थी, सॉरी क्षमता बोलते हैं, ठीक ना, जो प्रजनन जो शीलता थी उसके जो दर जो है कि उच्च थी, ठीक ना, ठीक ना, ये जन्म दर जो उच्च थी, लेकिन समय के साथ उनमें धीमी गिरावटें आना शुरू हो गया। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं की जो दशाएं थी उसमें सुधार होने के कारण मृत्यु दर में कमी आने लगी, ठीक ना, और मृत्यु दर में गिरावट आने लगी, ये आपकी, ठीक ना। तो इसमें अनुभव किया गया कि इस कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, ठीक ना, तीव्र वृद्धि होती है। अब क्या हुआ कि जब लोग मरेंगे ही नहीं, अच्छी चिकित्सा सुविधा के चलते क्या हुआ इसमें कि देखिए, प्रथम अवस्था में अधिक जन्म दर अधिक मृत्यु दर, तो दोनों समान रहेगा। जनसंख्या जैसे बढ़ रहा है जैसे घट रहा है तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन द्वितीय अवस्था में क्या था कि शुरुआत में जनसंख्या खूब बढ़ा, लेकिन बाद में जो कि कम हुआ। तो जनसंख्या बढ़ा लेकिन अच्छी चिकित्सा के चलते लोग मरे नहीं, मृत्यु नहीं हुई, अच्छी चिकित्सा मिला, लोग बच गए। तो प्रजननशीलता जो है कि बढ़ा, तो वो कहीं ना कहीं जनसंख्या इसमें तीव्र रूप से बढ़ा, माने बहुत जल्दी इसमें जो है कि बढ़ता है। तो द्वितीय संक्रमण सिद्धांत में जो है कि बढ़ता है, ठीक ना। तृतीय की बात करते हैं तो इस अवस्था में, तृतीय अवस्था में, ठीक ना, तृतीय अवस्था की बात है, तृतीय अवस्था में इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में तीव्र गिरावट है, ठीक ना,
जन्म दर में भी गिरावट आई और मृत्यु दर में भी गिरावट आई, ठीक ना। मतलब कि लोग भी कम बच्चे भी कम पैदा हुए और लोग भी कम मरे, ठीक ना। इससे क्या होता है कि जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उसमें मंद जो है कि वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। जनसंख्या स्थिर, अब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो फिर जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगी, तो फिर जनसंख्या स्थिर हो जाती है, ठीक है। तो इस विचारधारा से मतलब कि ये आपके जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है। प्रथम में क्या था, प्रथम में उच्च जन्म तथा उच्च मृत्यु दर हुआ, ठीक ना, जो कि खेतिहर और ग्रामीण और साक्षर लोगों के कारण हुआ था, ठीक ना। लेकिन द्वितीयावस्था में शुरू में प्रजननशीलता बढ़ा, लेकिन बाद में अच्छी चिकित्सा सुविधा के चलते लोग बच गए। तो क्या हुआ कि इसमें जो है कि ज़्यादा जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ा। तृतीय में क्या हुआ कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण क्या हुआ कि इसकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा नहीं। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सबसे अंतिम क्वेश्चन कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय किया जाए, ठीक ना। बिहार बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक ना, और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना, कि इस चैप्टर का, ये आप लोग का चैप्टर अब खत्म हो गया बाबू, ठीक ना। चैप्टर 2 जनसंख्या खत्म हो गया, वृद्धि आप लोग बुक से देख लीजिएगा। इसमें है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, तो जनसंख्या नियंत्रण के बाबू 3 ही उपाय हो सकते हैं, और भी कई उपाय हो सकते हैं, या तो शादी ही मत करो, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, शादी ही मत करो। लेकिन ये कोई उपाय थोड़ी हुआ कि शादी मत करो, शादी तो करना सबको जरूरी है, ठीक ना। आज आपकी होगी कल हमारी होगी, ठीक ना, आज आपकी होगी तो कल हमारी होगी, ठीक है। देखिएगा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय देखिएगा, तो इसका है कि शिक्षित लोगों को शिक्षित किया जाए, इसके बारे में, जनसंख्या के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाएगा। और लोगों को अगर शिक्षा दी जाती है, जैसे जैसे लोग पढ़े नहीं लिखेंगे, जैसे ग्रामीण में क्या होता है कि ग्रामीण में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको कुछ परिवार नियोजन के बारे में पता ही नहीं चलता है, ठीक ना। आगे कुछ उनको माइंड में एक ही रहता है कि जितने लड़के पैदा करना है लड़का पैदा करो, ठीक ना, क्योंकि लाठी आएगा घर में, सवांग बढ़ेंगे। गाँव के लोगों का ये मनोवृत्ति है कि जितने पैदा हो रहे हैं लड़का ही पैदा करो, लड़की नहीं, लड़का, क्योंकि आगे जाके सवांग करेगा, खेत के लिए लड़ेगा। ये मनोवृत्ति जब दिमाग से निकल जाएगी तो जनसंख्या अपरूपी कम हो जाएगी। और ये मनोवृत्ति निकालने के लिए बच्चों सबको पढ़ाना पड़ेगा, नए युवक लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षित सबसे पहले सभी को शिक्षित होना पड़ेगा। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे वैसे वैसे जन्म दर जो है कि कम होती जाएगी। लोग अपनी नियोजन करेंगे, ठीक ना, अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे, उस तरह बच्चा पैदा करेंगे और बच्चों के बीच में अंतराल जो है कि पैदा करेंगे, ठीक ना, शिक्षित। दूसरा परिवार नियोजन, ठीक ना। अगर हम परिवार नियोजन की बात करें तो परिवार नियोजन एक जनसंख्या नियंत्रण का प्रभावी उपाय है। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जन्म को रोकना तथा 2 बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखना, ठीक ना। बच्चों के जन्म को रोक देना तथा 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा और इसके बच्चे के बीच में 5 साल या 6-7 साल का डिफरेंस होना, ठीक ना। एक आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग आके देश के आभार हैं, ठीक ना। हम यहाँ से आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब कि 1 या 2, बस 2 ही बच्चे को मतलब कि आप लोग अलाउंसमेंट कहिएगा, क्योंकि आगे देश में इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। संसाधन हम लोग के पास कम है, रिसोर्स कम है, ठीक ना, और रिसोर्स को उपयोग करने वाले लोग बहुत हो रहे हैं, तो क्या महंगाई तो बढ़ेगी ना, महंगाई तो बढ़ेगी। तो जनसंख्या पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपने रिसोर्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा कि मेरे पास कितने रिसोर्स हैं, ठीक ना। सरकार को लोग सवाल उठा रहे हैं, ठीक ना। हमारे पास जितनी रिसोर्स रहेगी उतनी ही जो है कि हम कोई जनसंख्या जो है कि बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पर्यावरण सुविधा जनसंख्या वृद्धि की सीमित करती है, ठीक है ना। महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक ना। महिलाओं के स्वास्थ्य की भूमिका, अब क्या होता है कि एक महिला के 4-4, 5-5 बच्चे हो जाते हैं तो उसके स्वास्थ्य पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। लेकिन 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा, आप भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे, सब कोई अच्छा ही अच्छा, ठीक ना। तो ऐसा उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए अब परिवार नियोजन की बात करते हैं। सरकार जनसंख्या कानून, सरकार को इस पे कानून बनाना चाहिए, ठीक ना। सरकार को इस पे जो है कि कानून बनाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन एक बात बताइए कि सरकार कितना कानून बनाए। 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, उसके बाद से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी में उन्होंने परिवार नियोजन मतलब कि हमारे 2 का जो कि अनाउंसमेंट किया। इमरजेंसी में सारे लोगों को पकड़ के जबरदस्ती जो है कि नसबंदी कराया गया। तो ये भी तो एक परिवार नियोजन ही था, लेकिन क्या हुआ, जनसंख्या रुका नहीं, रुका। तो जनसंख्या पॉलिसी जो है कि जबरदस्त होनी चाहिए, जैसे कि अभी योगी जिले का है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी का लाभ नहीं उठाओगे, सरकारी लाभ उठा नहीं पाओगे, ठीक ना। कोई भी तुम्हें कोई भी काम करने में अड़ंगा आएगा। और लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, ठीक ना, लोग शिक्षित भी हो रहे हैं कि अब हमें जनसंख्या को रोक देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि भारत की जनसंख्या अब रुक जाएगी क्योंकि लोग शिक्षित हो रहे हैं। तो शिक्षित होना चाहिए, परिवार नियोजन होना चाहिए, 2 बच्चों के बीच में डिफरेंस होनी चाहिए और जनसंख्या कानून पर थोड़ा सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसके 72 साल पहले मतलब कि 30-32 साल पहले जनसंख्या कानून आया था, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, 121 करोड़, 139 करोड़, 141 करोड़,
जैसे लग रहा है कि सैलरी मिल जाए उतना तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये हमारा रहा चैप्टर 2 जो कि क्लियर हुआ, सब जाके खत्म हुआ। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक ना। तो अब इसमें कुछ नहीं बचा है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हाँ, जिन लोगों को हमारा पेड कोर्स लेना है, ठीक ना, जिन लोगों को हमारा पेड कोर्स लेना है तो इस नंबर पे जो है कि कांटेक्ट कीजिए, ठीक ना। पेड कोर्स लेना है जिसका मूल्य मात्र 499 रुपया रखा गया है, ठीक ना। जिसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की सारी तैयारी कराई जाएगी, आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट कीजिए सैनी सर पटना, ठीक ना, सैनी सर पटना। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक ना। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।